हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 2 होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उस पूरे संपूर्ण चैप्टर को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। केवल 3 जनवरी रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है, जिसमें आप लोगों को केवल 100 रुपीज़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। ठीक, जिनको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। सभी चीज़ें जो होंगी इस चैप्टर के अंतर्गत, जो भी चीज़ें आपके लिए होती हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी चीज़ों को कराया जाएगा। जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक को कराया जाएगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, केवल वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी 2023 बैच वालों के लिए। तो इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, जिसे कहते हैं जीवों में जनन। ठीक दोस्तों, जीवों में जनन हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इसका आप अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसी में अगर आपको उसका नोट्स भी चाहिए तो आप भी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, हैंड रिटन इसी तरीके से बेस्ट नोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका भी अगर जैसे मान लीजिए दूसरा चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसका भी अगर आपको नोट चाहिए होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा, इसका भी नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स अपलोड हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो उसमें मैंने टारगेट रखा है 21 लाइक का। जैसे आप 21 लाइक कंप्लीट करेंगे वो आपको मिल जाएगा नोट्स बिल्कुल फ्री में। इसी तरीके से बढ़िया हैंड रिटन नोट्स है। ठीक, तो हम लोग आज अपना अध्याय दूसरा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग देखने वाले हैं कि जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, पुष्प पाया जाता है। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाया जाता है, उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो उस प्रक्रिया को तो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पुष्प की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से पुष्प की संरचना होती है, और उसमें किस प्रकार से जिससे लैंगिक जनन होने की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो पुष्प की संरचना को जैसे हम लोग समझेंगे, उसके बाद में फिर लैंगिक जनन की प्रक्रिया की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प की संरचना को देखेंगे। तो पुष्प की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो आपका इस प्रकार से पुष्प होता है। ठीक, एक आवतबीजी पुष्प इस प्रकार से होता है। अगर ये पेपर में आपका क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय में, मतलब कि लॉन्ग आंसर में आपको लिखने को मिल सकता है चित्र बनाने के लिए, तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा चित्र है ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक, तो पहले मैं इसको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें पुष्प जो होता है आपका, उसमें केवल 4 चक्र पाए जाते हैं, और चारों चक्रों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो चक्र होता है वो ये होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे बाह्य दल कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो बाह्य दल को जब समूह को, वैसे तो ये बाह्य दल होता है एक, लेकिन जब बाह्य दल का समूह होता है तो उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा चक्र होता है उसे हम लोग दल कहते हैं। ठीक है, तो जो ये रेड कलर का आप देख पा रहे हैं, इसे दल कहते हैं। और जब ये दलों का जब समूह होता है, यानी कि एक से अधिक दल होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दलपुंज लिखा हुआ है, दलपुंज कहते हैं। ठीक, तो ये 2 चक्र आपके हो गए। तो पहला और दूसरा जो चक्र होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो सहायक चक्र होते हैं, कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में वो सहायता प्रदान करते हैं, और उनका कोई ज़्यादा मुख्य कार्य नहीं होता है। जो दल पुंज का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि पुष्पों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कीट आते हैं पुष्प पर, और उससे लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आसानी होती है। ठीक, तो ये 2 कार्य आप समझ गए होंगे कि बाह्य पुंज क्या होता है और दल पुंज क्या होता है। अब हम लोग अपना मेन यानी कि तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसे कहते हैं पुंकेसर। ठीक, और पुंकेसर के जो समूह को क्या कहते हैं, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। यानी कि अगर इस प्रकार की जो संरचना आप देख पा रहे हैं, अगर यह एक से अधिक है तो उसे पुमंग कहते हैं। वैसे तो ये पुंकेसर होता है। ठीक, तो इसका ऊपरी उभरा हुआ भाग जो ये देख पा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं परागकोश, जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। और जो निचले वाला भाग जो देख पा रहे हैं, ये है डंठल तंतु। ये हम लोग का तीसरा चक्र है, जिसे पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। इसका ऊपरी भाग परागकोश होता है, बल्कि नीचे वाला भाग जो होता है वो डंठल तंतु कहलाता है। ठीक, तो हम लोग का तीसरा चक्र है। कई कई पुष्पों में 2 या 2 से अधिक भी होता है, एक भी होता है, एक से अधिक भी पाया जा सकता है। ठीक, तो जहाँ पर भी एक से अधिक पाया जाएगा उसे पुमंग कहते हैं, और एक को पुंकेसर कहते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस पुष्प का आखिरी और चौथा जो चक्र है वो ये है, जो आप देख पा रहे होंगे, अंडाशय टाइप है, गोलाकार अंडाकार जैसा भी देख पा रहे हैं, समझिए इसको।
तो इसका ऊपरी उभरा हुआ भाग जो होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, और जो ये पाइपलाइन जैसे नली के जैसा जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे वर्तिका कहते हैं, ठीक। और जो ये जो अंडाकार टाइप दिख रहा है इसे अंडाशय कहते हैं, ठीक। तो इस जब वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय मिलकर के क्या बनाते हैं, कि स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ये पूरा जो पार्ट संरचना जो आप देख पा रहे हैं इसे स्त्री केसर कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, जिस प्रकार से पुंकेसर के समूह को कहते हैं पुमंग, उसी प्रकार से स्त्री केसर के समूह को कहते हैं जायांग। कहने का मतलब ये है कि ये पुष्प में एक से अधिक भी पाया जा सकता है। तो जिस पुष्प में ये एक से अधिक पाया जाएगा, यानी कि स्त्री केसर आपका एक से अधिक होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं जायांग, ठीक। तो ये 4 चक्र होते हैं आपके एक पुष्प में, जिसमें से ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र होते हैं जो लैंगिक जनन में केवल सहायता प्रदान करते हैं, और जबकि पुंकेसर और जायांग ये दोनों आवश्यक चक्र होते हैं, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का हो पाना असंभव है। इसीलिए इन दोनों को आवश्यक चक्र कहा जाता है। एक ये आपका पुंकेसर हो गया और एक ये आपका स्त्री केसर हो गया, ठीक। तो अब इन चारों को हम लोग परिभाषा के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इसका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो इसका केवल यही है कि आपको बस वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपने अगले पुष्प की संरचना की ओर। तो पुष्प की संरचना आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। तो आवृतबीजी पौधे का अगर यानी पुष्प का अगर उसमें क्या कहते हैं चित्र बनाने को आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो उसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं। चारों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इसी चीज़ें को आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है, इसको मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है अंडाशय के अंदर, उसके अंदर मादा युग्म का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बस तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि नर युग्म का निर्माण कहाँ होगा, तो नर युग्म का निर्माण इसके अंदर होता है परागकोश के अंदर। मादा युग्म का निर्माण कहाँ होगा, मादा युग्म का निर्माण बीजांड या गुरु बीजाणुधानी में होगा, ठीक। ये 3 जो 4 चीज़ें आपको बताइए सब आपको क्लियर कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो पुष्प के 4 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला चक्र जो है वो है क्या है, बाह्य दलपुंज, ठीक दोस्तों। तो बाह्य दलपुंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, उसका दूसरा चक्र होता है आपका दलपुंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोला, तीसरा चक्र आपका पुमंग होता है जिसे इंग्लिश में एंडोसियम कहते हैं, और चौथा चक्र होता है जायांग जिसे इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। तो ये चारों चक्रों को हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, तब मैं आपको वहाँ पर परिभाषा कराऊंगा। तो ठीक, तो पहले पेज में हम लोगों ने पुष्प के चारों चक्रों को समझ लिया है, अब उसकी बारी है उसकी परिभाषा को लिखने के लिए, ठीक। तो परिभाषा को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज का केवल सहायता प्रदान करते हैं पुष्प को लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, उनका और कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसलिए उन्हें सहायक चक्र कहते हैं। जबकि पुमंग और जायांग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग यानी स्त्री केसर प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो बाह्य दलपुंज की परिभाषा किस प्रकार से आप पेपर में लिखने को आएगा तो लिखेंगे। तो सबसे पहले आप बाह्य दलपुंज हेडिंग डालेंगे, उसका दूसरे इंग्लिश में लिखेंगे कैलिक्स। जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर और उसे आप अच्छा मार्क देने में आसानी होगी, ठीक। तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यही तो आया है आपका बाह्य दलपुंज, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है, दूसरे चक्र ये होता है, तीसरा चक्र ये होता है, चौथा चक्र ये होता है यानी कि स्त्री केसर। तो भैया ये पुष्प का प्रथम चक्र है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गुलाब के पौधे में भी आप नीचे देख सकते हैं हरे रंग की जो चीज़ें निकली होती हैं उसे ही हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, और ऊपर रेड कलर का भाग होता है उसे दलपुंज कहते हैं, उसके अंदर ही आपके पुमंग जायांग उपस्थित होते हैं। तो बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों यानी सेपल्स से मिलकर बना होता है। बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, कैलिक्स, और बाह्य दल को क्या कहते हैं, सेपल्स। जब बहुत सारे सेपल मिलते हैं ना कि जब सेपल्स एक से अधिक होते हैं तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं यानी कि बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो इस तरह से आप बाह्य दलपुंज की परिभाषा ले सकते हैं। उसका दूसरी हेडिंग हम लोग दलपुंज जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं, ठीक। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों यानी पेटल्स से मिलकर बना होता है। यानी कि जो दल होते हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है और दलपुंज को कोरोला कहा जाता है। यानी कि अगर एक दल होगा तो उसे पेटल्स कहेंगे, और जब दलों का समूह होगा तो उसे कोरोला कहेंगे यानी दलपुंज कहेंगे, से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है। जैसा कि मैंने आपको इससे पीछे बताया था कि जो दलपुंज होता है उसका मेन काम यही होता है कि वो कीटों को आकर्षित करता है ताकि कीट आएँ और परागण की क्रिया जो हो आसानी से हो सके। का तीसरा पॉइंट आप लोग का है पुमंग, जिससे इंग्लिश में एंडोसियम कहते हैं। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है या एक से अधिक पुंकेसरों यानी स्टामेन से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुंकेसर होता है उसके परागकोश में ही परागण का निर्माण होता है यानी परागकण का निर्माण होता है। तो ये हम लोग का पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है। जब कई सारे पुंकेसर मिलते हैं यानी कि
पुंकेसरों के समूह से ही पुमंग का निर्माण होता है, यानी एंड्रोसियम। यानी पुंकेसर और पुमंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, केवल पुंकेसर और पुमंग एक ही चीज़ होती है। बस कहने का मतलब ये है कि अगर एक है तो पुंकेसर है और एक से अधिक है तो पुमंग है, बस यही बात आपको समझनी है। तो पुमंग पुष्प का नर भाग होता है जिसमें क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, यानी पुंकेसर के दो भाग होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है पराकोष जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं, और दूसरा होता है पुतंतु जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। पुतंती को डंठल तंतु भी कहते हैं। पहला आपका होता है पराकोष जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका डंठल तंतु या पुतंतु जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपना फिलामेंट। ठीक, तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब लास्ट पॉइंट आपका इस बचा है जो है जायांग, जिसे इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। यह पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मादा युग्मक का निर्माण आपका स्त्री केसर के अंतर्गत होता है, इसके अंदर होता है, तो इसीलिए इसे पुष्प का मादा भाग कहते हैं। ठीक, मादा भाग कहते हैं। जायंग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों कार्पेल से मिलकर बना होता है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, दूसरा भाग होता है वर्तिका जिसे इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, तीसरा भाग होता है अंडाशय जिसे इंग्लिश में ओवेरी कहते हैं। तीनों भाग मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, और एक से जब अधिक स्त्री केसर होता है तो उसे जायांग कहते हैं। पहला पार्ट होता है आपका वर्तिका, दूसरा पार्ट होता है वर्तिका, तीसरा पार्ट होता है अंडाशय। ये एक दो तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, और एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं तो उसे जायांग कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं पुष्प की संरचना के बारे में। तुम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था पुष्प की संरचना के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है, अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है। आपका पहले आपके क्या होते हैं, बाह्य दल। ठीक, ये आपका होता है बाह्य दल, ये बाह्य दल होता है। एक ये आपका ओवेरी टाइप जो देख रहे हैं, ये ओवेरी होती है, और ये आपका होता है दल, और इसमें ही आपके होते हैं पुंकेसर। यानी एक पुंकेसर है तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं, यानी दो हों तो उसे हम पुमंग कहते हैं। लेकिन पुमंग पुंकेसर एक ही चीज़ होती है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्त्री केसर। एक है तो आपका स्त्री केसर, एक से अधिक है तो वो होता है आपका जायांग। ठीक दोस्तों, तो जायांग भी या स्त्री केसर और जायांग दोनों चीज़ें कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका हो गया पुंकेसर जिसे पुमंग भी कहते हैं। ठीक, ब्रैकेट में पुमंग। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये आपका बाह्य, ये होता है दल आपका होता है, ये दल होता है, और ये आपका होता है बाह्य दल। एक होता है तो बाह्य दल कहते हैं, और अगर एक से अधिक होता है तो उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग को पढ़ना क्या है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसमें आपके दो अंग होते हैं। एक होता है आपका पुंकेसर, इसमें क्या होता है, नर जन्नांग की क्या होता है, निर्माण होता है इसके पराकोष में, और जो मादा जन्नांग का जो निर्माण होता है वो स्त्री केसर के अंडाशय में होता है। यहाँ पर मादा जन्नांग उपस्थित रहता है। ठीक, तो उसी दोनों को हम लोग लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या तीन प्रकार होते हैं आपका। एक होता है आपका निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक, तो पूर्व घटना में आपका क्या होता है, सबसे पहले होता है युग्मक जनन, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक जनन होता है सबसे पहले, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है हम लोग का, उसके बाद होता है युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मकों का नर व मादा के पास पहुंचना। तो क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। ठीक, स्थानांतरण। तो ये क्या होता है, निषेचन पूर्व की घटना में ये दो चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। उसके बाद आपका दूसरा आता है निषेचन, उसका तीसरा आता है निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को। तो सबसे पहले हम निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे। युग्मक जनन में हम लोग सबसे पहले नर युग्मकों का जनन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मादा युग्मकों के जनन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग युग्मक स्थानांतरण यानी परागण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने निषेचन की ओर, उसके बाद फिर निषेचन पश्च घटना की ओर। तो इस चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको लिए लिखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और बीजों में पौधों में क्या होता है, पुष्प ही उसका लैंगिक अंग होता है। कहने का मतलब ये है उसका लैंगिक अंग किस प्रकार से होता है, क्योंकि उसमें ही नर युग्मक किस में होता है, इसमें होता है, और मादा युग्मक किस में होता है, इसमें होता है, मतलब बनता है गुरु बीजाणुधानी में बनता है, और नर युग्मक कहाँ बनता है, पराकोष के लघु बीजाणुधानी में बनता है। ठीक, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पुष्प का लैंगिक अंग कहते हैं। पुष्प में नर जन्नांगों के रूप में पुंकेसर, नर जन्नांग के क्या कहते हैं रूप में क्या होता है, पुंकेसर होता है आपका, और मादा जन्नांग के रूप में क्या होता है, स्त्री केसर यानी जायांग होता है। ठीक, तो क्या होता है, पुंकेसर में क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, और जायांग में क्या होता है, महाबीजाणुधानी या फिर
मादा युग्मक बनते हैं। ठीक, परागण से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है और नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनता है जिसे इंग्लिश में मेल गैमीट कहते हैं और मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका यानी एग सेल बनती है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज बनता है। ठीक दोस्तों, तो इसे ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती है यानी कि परागण और अंड कोशिका मिलती है तो क्या होता है, परागण और अंड कोशिका मिलती है तो उसके मिलने से क्या होता है, निषेचन की घटना होती है और निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है जिससे बीज के जो क्या कहते हैं, जो निषेचन के पश्चात युग्मनज बीजांड को बीज कहते हैं। ठीक, निषेचन के बाद जो होने वाला जो बीजांड होता है उसे बीज कहते हैं। ठीक, बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है, यानी जब बीज अंकुरित होता है उससे ही नए पौधे का निर्माण होता है। यह सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं को हम लोगों ने अभी देखा था। एक होता है आपका निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है और साथ ही में क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, उसका निषेचन होता है। और निषेचन पश्च घटना में क्या होता है कि किस प्रकार से जब निषेचन में क्या होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, उससे ही फिर भ्रूण का विकास होता है और वो जो बीजांड होता है वो क्या कहते हैं, पूरे बीज में बदल जाता है और जब बीज अंकुरित होता है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो तीनों घटनाओं को हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुमंग या पुंकेसर के बारे में। सबसे पहले पुंकेसर यानी कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी कि इस जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई पुमंग की बात करें या एंडोसियम, इसे पुमंग या पुंकेसर दोनों चीज़ कह सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या है, पुमंग पुष्प का नर जन्नांग है। ठीक, पुमंग क्या है, पुष्प का एक नर जन्नांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणुपरण कहते हैं। ठीक, पुमंग की एक जो मैं आपको बताया था कि अगर 2 पुंकेसर हैं तो उसे पुमंग कह सकते हैं और पुमंग की एक मतलब कि अगर एक ही है तो उसे पुंकेसर या लघु बीजाणु भी कहते हैं, पर्ण कहते हैं। और बीजी पौधों का परागकोश द्विपालियों वाला होता है। ठीक, और बीजी पौधे का जो पराग कोश होता है वो 2 पालियों वाला होता है। आगे हम फिगर के माध्यम से और अच्छे से आपको समझा देंगे लेकिन यहाँ पर लिखा है तो उसे आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक, ये चीज़ अगर आपको आती है तो ये लिख देना। ठीक, अतः और बीजी परागकोश द्विपाली संरचना यानी 2 पालियों वाला होता है, द्विपाली संरचना होती है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ या कोष्ठ होते हैं, इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर ही परागकणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, परागकोश की संरचना को देखेंगे, लेकिन जब परागकोश की संरचना को देखेंगे तो ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलते हैं हमें नेक्स्ट पेज की ओर। अगर आपको इसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट चैप्टर यानी जीवो में जनन जो हम लोग का था उसका नोट्स मैं बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग अगर वो नोट्स चाहिए तो आप जा करके उसे देख सकते हैं, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम परागकोश की संरचना को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग जो नर युग्मक का विकास है उसको देखेंगे कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो भैया सबसे पहले एक परागकोश क्या होता है, द्विपालिस होता है। ठीक, यानी कि उसमें 2 पालियाँ होती हैं। जैसा कि आपने परागकोश देखा है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये है पुंकेसर। तो पुंकेसर के ऊपर ये जो देख सकते हैं ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसे ही क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ना है क्योंकि इसी के अंदर ही लघु बीजाणुधानी होती है और इसी के अंदर ही क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो पुंकेसर होता है उसके अंदर जो परागकोश होता है, मतलब पुंकेसर के ऊपर जो परागकोश होता है उसी के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है और उसी लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो क्या होता है, पराग को द्विपाली संरचना होती है। जब इसको आप काटेंगे तो आपको यहाँ पर 2 पाली वाला संरचना देखने को मिलेगी, एक पाली आपकी ये रही और एक पाली आपकी ये रही। ठीक, तो क्या होता है, पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है, एक द्विपाली संरचना होती है। इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ आप देख सकते हैं, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एक पाली आपकी ये हो गई, एक पाली आपकी ये हो गई। और क्या हुआ, इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ आपका ये हो गया, अगर इसको और अच्छे से देखना चाहें तो एक कोष्ठ आपका ये हो गया, एक कोष्ठ आपका ये हो गया, एक पाली में 2 कोष्ठ, एक पाली में 2 कोष्ठ, टोटल देखा जाए तो 4 कोष्ठ हो गए। ठीक, तो क्या है, पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 कोनों पर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इसको क्या कहते हैं, जो ये चीज़ आप देखने को पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर ही क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, धानी परागकण या फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो इसको ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक,
तो लघु बीजाणुधानियों में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आपने परागकोश की संरचना को देखा कि जब एक परागकोश होता है, जब इसको बीज से काटा जाता है तो आपको इस प्रकार से संरचना देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो पाली होती हैं, एक ये पाली हो गई, एक ये पाली हो गई, और दो पाली में क्या कहते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 2 इसमें और 2 इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कोष्ठ इस पाली में और 2 कोष्ठ इस पाली में। ठीक, तो इस पाली में जो कोष्ठ होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, गोलाकार संरचना जो देख रहे हैं, इसे ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी की जो होती है संरचना किस प्रकार से होती है, और लघु बीजाणुधानी के बाद हम लोग देखेंगे कि परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है, लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले लघु बीजाणु संरचना देख लेते हैं, लघु बीजाणुधानी की संरचना देख लेते हैं। तो लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो भैया जो लघु बीजाणुधानी होता है, जो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये 4 परतों से मिलकर बना होता है, एक नहीं 4 परतों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका बाह्य त्वचा या सबसे बाहरी, और एक परत चपटी सतह होती है। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। चित्र मैंने कि यहाँ पर बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से तो होता है आपका, ये आपके 2 कोष्ठ यानी 2 पालियाँ हो गई, 2 पालियों में आपके 4 कोष्ठ हो गए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ये होता है लघु बीजाणुधानी होता है। इसके ऊपर एक पतली सी चपटी सी क्या होती है, परत उपस्थित होती है, इसको बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से चपटी हुई होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जब इसका जब परागकोश फटता है तो इसको उसमें सहायता प्रदान करती है। मैं चारों नहीं बना रहा हूँ, केवल एक ही बना के दिखाई दे रहा हूँ, चारों इसी प्रकार से बनेंगी। ठीक, तो सबसे पहली परत क्या होगी, बाह्य त्वचा होगी। उसके बाद दूसरी होती है आपकी अनस्थीलियम। ठीक, या दूसरी परत ये होती है या परागकोश के स्फुटन में सहायक हो, ये भी परागकोश के जो परागकोश फटता है तो उसमें ये सहायता प्रदान करती है। जो दूसरी परत होती है अंतःस्थीसियम। ठीक, तो दूसरी परत भी एक कोश की क्या कहते हैं, एक परत ये होती है, और ये इस प्रकार से होती है। ठीक दोस्तों, ये इस प्रकार से होती है आपकी। मैंने यहाँ पर मैं नीचे चित्र बनाया है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, उसका जो तीसरी परत होती है उसे हम लोग कहते हैं मध्य परत, या 3 से 5 स्तरीय होती है। ठीक, ये 3 से 5 स्तर होते हैं इसके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये गोल आकार गोल गोल होती हैं इसे, तो इसके हम लोग को 3 से 5 स्तर बनाने हैं। एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर चल रहा है ये आपका, दूसरा स्तर हो गया, तीसरा स्तर। ठीक, तो 5 स्तर आपके इसके होते हैं, 3 से 5, या 3 ही बनाया है मैंने, आपको 5 बना लीजिएगा अगर आपको बनाना हो तो 3 से 5 ये तीनों परतें हो गई। ठीक, अब चौथा और मेन जो परत होता है वो होता है टेपिटम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत होता है। तो टेपिटम जो होता है वो लघु बीजाणुधानी जो कह सकते हैं हम लोग, इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से पिरामिड शेप की होती हैं ये। ठीक, और इसके अंदर ही क्या होता है, छोटे छोटे कण आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे कण जो मैंने आपको यहाँ बनाए हैं, ये क्या होते हैं, ये बीजाणु ऊतक होते हैं। ठीक, यही क्या होता है, जब विकास करते हैं तभी क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और जब वही लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजन होती है, तभी जाकर हम लोग का लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ठीक, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया है, उसका फिर एक को डिटेल में यहाँ पे मतलब बड़े रूप में बना दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आपका हो गया, पहली परत आपकी बाह्य त्वचा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं, जो एक स्तरीय होती है, चपटी परत होती है। और दूसरा आपका हो गया अंतःस्थीसियम, जो ये भी एक परतीय होती है। इसका भी काम क्या होता है, परागकोश के स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। उसका तीसरा परत आपका मध्य परत हो गया, ये आपका 3 से 5 स्तरीय होती है। और जब चौथा और लास्ट जो परत है आपकी इसकी, वो है टेपिटम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, जो क्या करते हैं, जो लघु बीजाणुधानियों को पोषण भी प्रदान करते हैं। क्योंकि लघु बीजाणुधानी का जब विकास होता है, यानी लघु बीजाणुओं का जब विकास होता है, तो उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, इसमें से कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं और उसी को जो जीवित कोशिकाएं होती हैं भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं और अपने जीवन को मतलब कि अपने आप को जीवित बनाए रखती हैं। ठीक, तो ये पिरामिड के आकार की होती हैं, टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं। और उसके अंदर क्या होता है, बीजाणु ऊतक उपस्थित होता है, जो कि जब विकास करता है तो क्या बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और वही जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, तब जाकर हम लोग का लघु बीजाणु या फिर परागकण का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टेपिटम के जो कार्य होते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि आपका 1 या 2 नंबर में आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो क्या होता है, लघु बीजाणु यानी टेपिटम के कार्य जो देखें हम लोग, तो टेपिटम का कार्य इस प्रकार से होता है। यह विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। उसके बाद में फिर क्या पॉइंट है आपका, या पराग कीट का भी निर्माण करते हैं। पराग कीट का कहने का अर्थ ये है कि जब क्या कहते हैं, जब कीट होते हैं जब आते हैं इस पर, तो इसके पैरों में चिपक जाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है, ताकि जब वो लोग क्या कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद के पास या फिर स्त्री केसर के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनका क्या होता है, वहीं पर चिपक जाएँ। इसी की वजह से पराग कीट का निर्माण करते हैं, ताकि जो परागण की प्रक्रिया हो अच्छे से हो सके या जल्दी हो सके। उसका तीसरा पॉइंट है इसका, इस टेपिटम एक स्पोरोपालेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जो टेपिटम स्तर होता है क्या होता है, स्पोरोपालेनिन नामक प्रोटीन का स्रावण करता है। ठीक, जो क्या होता है, जो परागकण को बहुत ही ये इतना मजबूत होता है कि आपको वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से जो परागकण होता है उसको सुरक्षित करता है। क्योंकि मान लीजिए कि कहीं से परागकण निकल गया परागकोश से और कहीं जाके मिट्टी में गिर गया, तो क्या होगा कि उसको क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है कि स्पोरोपाइनिन नामक प्रोटीन। ठीक, ताकि वो नष्ट ना हो पाए, और नष्ट ना हो पाए जैसे उसको मौका मिलेगा तैसे ही वो अपना कार्यक्रम चालू कर देगा, यानी कि परागण की प्रक्रिया में वो क्या परागवर्तिका पर यानी उसके मादा जो आपका भाग होता है स्त्री केसर के वर्तिका आकर पर पहुंचकर अपना परागण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। फिर क्या है, यह केलेस एंजाइम का श्रावण करके लघु बीजाणु के स्प्यूटन में सहायता करता है। ठीक, लघु बीजाणु जो आपके होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। लघु बीजाणु जो आपके होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक, एक ये 4 होते हैं और एक पीछे की ओर होता है, इसके पीछे की ओर एक होता है। ठीक, तो क्या होता है, ये क्या कैलेज एंजाइम द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जो टेपिटम है आपका, इसमें कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, जिसकी वजह से चारों अलग अलग हो जाते हैं और परागकण बन जाते हैं, यानी कि अलग अलग परागकण बन जाते हैं। ठीक, तो फिर अब हम इतनी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी कि जो लघु बीजाणु है उसका जनन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो जो हमारा हमने देखा था बीजाणु जनन ऊतक, यानी कि जो हम लोगों ने ऊतक देखा था, जो क्या होता है लघु इसके अंदर होता था, इसके अंदर देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे कण आपको देखने को मिल रहे हैं, इसे ही लघु बीजाणु ऊतक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब होता है विकास होता है तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा जब ये विभाजित होती हैं तो क्या होती हैं, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में बन जाती हैं। और जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं तभी हम लोग का परागकण बनता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट लिखे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, अब बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, यानी कई सारे बन जाते हैं, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका, यानी द्विगुणित को जो कोशिका होती है उसे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। ठीक, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक, और यही जो चारों लघु बीजाणु होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक, इस प्रकार से जुड़े होते हैं, एक पीछे की ओर होता है, उन्हें ही लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक, चतुष्क कहते हैं। यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग कैसे हो जाते हैं, टेपिटम के कारण। टेपिटम क्या करता है, एक कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उससे क्या होता है, ये चारों अलग अलग हो जाते हैं और परागकणों का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर परागकण का निर्माण हो चुका है। ठीक, देंगे। ठीक, तो परागकण तक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रकार का नोट्स अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अच्छे से वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। हम लोग का जो टॉपिक है वो परागकण की संरचना। ठीक, तो हम लोग की जो परागकण की संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको हम लोग लिख के भी लेकर आए हैं और साथ ही में आपका चित्र भी बना करके लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको उसका नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और साथ ही में हर एक चीज़ को समझते जाएंगे। ठीक, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आएगी। अगर ऐसे भी कोई चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, परागकण की संरचना के बारे में जो जो चीज़ें होती है वो हर एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक, परागकण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका नर युग्मक होता है वो परागकण के अंदर ही बनता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो परागकण होता है हमारा वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं। एक बाहरी भित्ति पाई जाती है जिसे हम लोग बाह्यचोल कहते हैं, और एक आपकी आंतरिक भित्ति पाई जाती है जिसे हम अंताचोल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि आपकी बाहरी भित्ति कौन सी
होती है और कौन सी आंतरिक भित्ति होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका ब्लैक वाला जो आप इस तरह देख पा रहे हैं, तो जो आपकी ब्लैक वाला जो भित्ति होती है इसे हम क्या कहते हैं, बाहरी भित्ति कहते हैं, यानी कि बाह्य चोल कहते हैं। ठीक, और जो यहाँ पे आपको रेड लाइन से जो बनाया गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक भित्ति कहते हैं, यानी कि अंतःचोल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होगा, बाह्य चोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बाह्य चोल क्या होता है, बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वशीय पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। ठीक, स्पोरोपोलिन पर क्या होता है, किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता। तो ये चीज़ जो भी लिखी है इसको क्या है, इसको समझते हैं। ठीक, तो जो आपका बाह्य चोल होता है, जो ये आपका पार्ट देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, ये आपका बाह्य चोल होता है। ये किससे बना होता है, ये बना होता है आपका स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बना होता है। ठीक, तो जो स्पोरोपोलिन पदार्थ से बना होता है तो इससे क्या होता है, ये आपका जो परागकण की सुरक्षा करता है। कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे मिट्टी में दबा दें या फिर धूप हो, वर्षा हो और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हों, अम्ल हो, क्षार हो, इन सब चीज़ों से क्या होता है, सब चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। क्योंकि जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है, जो बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, जो हम लोग का जो परागकण होता है उसकी सुरक्षा करता है, उसको नष्ट नहीं होने देता है, ताकि आप इसे काफ़ी दिनों तक ये मिट्टी में पड़ा रहता है फिर भी ये ख़राब नहीं होता है। जैसे ही ये मादा भाग पर पहुंचता है किसी भी माध्यम के द्वारा, वैसे ही अंकुरित होना अपना प्रारंभ कर देता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अंतःचोल की ओर। तो अंतःचोल क्या होता है, आपका पेक्टोसुल्लोन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो अंतःचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका रेड लाइन जो बनाई गई है इसे हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। ये क्या होता है, पेक्टोसुल्लोन नामक जो पदार्थ होता है उससे बना होता है। तो जो पेक्टोसुल्लोज नामक पदार्थ से बना जो अंतःचोल होता है ये आपका मुलायम होता है, और जो ये जनन छिद्र पाए जा रहे हैं इसी जनन छिद्र के माध्यम से ही यही जो अंतःचोल है ये पराग नलिका बनाती है, और जो पराग नलिका जाकर बीजांड में मिलती है, और वही बीजांड में से यही क्या जो आपका नर युग्मक है यानी कि जनन कोशिका है, ये इसी पराग नलिका के माध्यम से आपका बीजांड में प्रवेश करता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। जब पराग कणों का परागकोश से निकलने से पहले क्या होता है, इनके केंद्रकों में विभाजन होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब इसको क्या होता है, जब परागकोश से निकलने के जब समय आ जाता है तो उससे पहले क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे दो केंद्रक बन जाते हैं। इसमें आपका पहला केंद्रक जो होता है उसे हम वर्धी केंद्रक कहते हैं, और जो दूसरा केंद्रक होता है उसे हम जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जो जनन केंद्रक होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन करके एक जनन कोशिका का निर्माण कर देता है। ठीक, तो ये छोटी कोशिका होती है, और वहीं पे वर्धी केंद्रक जो होता है, जो बाकी जो कोशिका द्रव्य बच जाता है वो सब वर्धी केंद्रक का हो जाता है। ठीक, तो ये वर्धी केंद्रक का जो कोशिका होता है यानी वर्धी कोशिका जो होती है वो आपकी आकार में बड़ी होती है, और वहीं अगर जनन कोशिका की बात करें तो वो आकार में छोटी होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि दो केंद्रकों का निर्माण होता है, एक होता है आपका वर्धी केंद्रक, एक होता है आपका जनन केंद्रक। फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। बाह्य चोल में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी बताया था अभी कि जो यहाँ पे जो इनके बाह्य चोल में जगह जगह पर जो छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, तो इसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से ही जो आपका ये मुलायम पदार्थ है जो अंतःचोल है, इसके माध्यम से ही क्या होता है, पराग नलिका बना करके इसी माध्यम से निकलती है और आपके बीजांड में प्रवेश करती है। उसी नलिका के माध्यम से आपका जो जनन कोशिका है वो बीजांड की ओर बढ़ता है, यानी बीजांड में पहुँचता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, परागकोश किस प्रकार से फटता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब ये आपका जो परागकण होता है फटने के बाद, यानी कि स्फुटन की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपका ये परागकोण जब आपका मुक्त हो जाता है परागकोश से, तो ये जब मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो क्या क्या क्रियाएँ होती हैं वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसे आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। ठीक, और साथ ही में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूला करो भाइयों, कंजूसी इतना मत किया करो यार। तो हम लोग अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हमारा अगला पेज है वो
पराग कोश का स्फुटन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्या होता है आपका, जब आपका पराग कोश जब परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब फटने की जब प्रक्रिया होने वाली होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। ठीक, तो जो आपका ये देख पा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और जो ये ऊपर वाला भाग है ये है आपका पराग कोश। ठीक, तो पराग कोश क्या होता है, जब इसको क्या होता है बीज से जब हम लोग काटते हैं तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये क्या है आपका एक परिपक्व पराग कोश है। ठीक, तो जो आपका रेड कलर का जो आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था यही हम लोग का जो परागकण होता है, यही यहाँ पर रेड कलर में दर्शाया गया है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो एक पतली सी जो आप डंडी देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टोमियम होता है और यहीं से जब क्या होता है ये फटता है, जिसकी वजह से परागकण जो आपके होते हैं मुक्त होते हैं। ठीक, तो पराग कोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर व टेपिटम। ठीक दोस्तों, जब पराग कोश क्या होता है परिपक्व होता है तो उसमें क्या होता है मध्य स्तर व टेपिटम स्तर जो होते हैं, यानी कि जो मध्य स्तर और टेपिटम स्तर नष्ट हो जाता है और सिर्फ बाह्य स्तर और अंतः स्तर बचता है। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, स्टोमियम वाले स्थान पर अंतः स्तर पतली होती है। ठीक, जो आपका स्टोमियम वाला स्थान है यहाँ पर अंतः स्तर जो होता है वो पतली होती है। और फिर क्या होता है आपका, जो यहाँ पे स्टोमियम वाले स्थान पर जो अंतः स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश स्टोमियम वाले स्थान से फट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका अंतः स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, जल हानि कर देती हैं और सिकुड़ जाते हैं, जिससे जो आपका जो बाह्य स्तर का जो कोशिका है उस पर दबाव पड़ता है और जो आपका स्टोमियम वाला स्थान है यहाँ से आपका परागकोश फट जाता है और परागकण जो होते हैं आपके मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो आपके जब परागकण मुक्त हो जाएंगे तो ये मुक्त होने के बाद कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके मादा भाग के ऊपर। और किस प्रक्रिया के द्वारा जाएंगे, वो परागण की प्रक्रिया द्वारा जाएंगे। वो तो हम लोग ये सब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, परागण की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को बस बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, तो उसके बाद जब ये मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि जब ये मादा भाग पर पहुँचते हैं परागकण तो वहाँ पे इनका अंकुरण होता है और वहाँ पे 2 मेल एक गेमेट यानी कि 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, वो भी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका परागकोश होता है उसके अंदर जो परागकण उपस्थित होता है तो इस अवस्था में होता है। फिर क्या होता है, जब उस परागकोश आपका फटने वाला होता है उस समय से पूर्व, उससे पहले क्या होता है, इसके जो केंद्रक होता है इसमें विभाजन हो जाता है समसूत्री, जिससे 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और फिर दोनों केंद्रक क्या होते हैं, कोशिका द्रव का विभाजन करके एक जनन कोशिका बना लेता है, एक वर्धी कोशिका बना लेता है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो गई। फिर क्या होता है, ये द्विकोशिकीय अवस्था में आपके मादा भाग की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ठीक, उसके बाद जब आपके मादा भाग की वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो क्या होगा, वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद जो आपका परागकण होंगे इनके अंकुरण होगा। ठीक, और फिर जो जनन छिद्र पाया जाता है आपका, उसमें से क्या होगा, जनन छिद्र के माध्यम से जो आपका पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा, किसके द्वारा, अंताचोल के द्वारा निर्माण हो जाएगा पराग नलिका का जनन छिद्र के माध्यम से। ठीक, फिर जब ये नलिका का जब निर्माण हो जाएगा तो जो नलिका होगी आपकी ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगी, आपकी बीजांड में आएगी। ये जो नली आप देख पा रहे हैं इसे ये पराग नलिका कहते हैं। तो जो बीजांड में आएगी तो इसके माध्यम से ही जो आपका ये जनन कोशिका है, ये जो कोशिका देख पा रहे हैं इसके माध्यम से ही आपका बीजांड की ओर बढ़ेगा। और जब ये पराग नलिका में ही पहुँचेगा तब क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो जनन कोशिका है ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा और 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेगा। ठीक, तो यही तक हम लोगों को पढ़ना था नर भाग के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मादा भाग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको जो लिखा है वो भी समझ लेते हैं। तो द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण जो होते हैं आपके परागकोश से मुक्त होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस अवस्था में यानी कि 2 कोशिका है ना यहाँ पर, एक वर्धी कोशिका एक है जनन कोशिका। तो इस अवस्था में आपके जो परागकण होते हैं परागकोश से मुक्त होते हैं। फिर क्या होता है, परागण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। फिर यही परागकण आपके परागण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के ये वर्तिकाग्र है। ठीक, और ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, उसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। ये जो आप रेड कलर का देख पा रहे हैं बीजांड होता है और इसके अंदर ही आपका मादा युग्मक होती है। तो नर युग्मक को इसी बीजांड में यानी कि मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है, तभी जाके आपकी जो निषेचन की क्रिया होती है वो
कंप्लीट होती है। ठीक, तो क्या होता है आपका, पहुँचते हैं वर्तिकाग्र पर पहुँच कर परागण का अंकुरण होता है, परागण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन क्षेत्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निर्माण हो गया पराग नलिका का। फिर क्या होता है, पराग नलिका बढ़ते हुए बीजाणु में प्रवेश करती है और जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजाणु में पहुँचता है। ठीक, तो जो जनन कोशिका है पराग नलिका के माध्यम से बीजाणु की ओर बढ़ता है। फिर क्या होता है, जनन कोशिका पराग नलिका के रास्ते में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती हैं, विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण कर लेती हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना था नर भाग के बारे में, तो हम लोगों ने ये सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो जो आपका नर भाग था पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं आपके मादा भाग को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, और जैसे ही हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल फ्री में आपको बस वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, आपको बायोलॉजी क्लासेस अब डेली देखने को मिलेंगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा। और जैसे ही हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे आपको नोट्स प्रोवाइड कराते जाएंगे। कहेंगे कि आपका जो मादा भाग होता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है उसमें मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे। और उसके बाद में परागण की आदि की प्रक्रिया जो होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। में हम लोग जो आपका मादा भाग होता है यानी कि जो जायांग होता है उसमें किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण होता है पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो आप लोग को वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे हर एक चीज़ जो होगा, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें क्या होगा, मैं आपको एक फिगर बना के लाया हूँ हर एक टॉपिक का, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो होगी वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, हर एक चीज़ को मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका जायांग यानी कि जो मादा भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। ठीक, तो जो जायांग होता है वो पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है, जिसकी इकाई को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर या अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में आपके 3 संरचना होती है। पहले आप लोग इससे पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके बाद फिगर दिखाऊंगा तो आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, संरचना होती है, पहला होता है आपका वर्तिकाक, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। ठीक, तो पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। हालांकि ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए इसलिए मैं दोबारा से चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, चित्र में बना देता हूँ आपका जो स्त्रीकेसर होता है उसका चित्र कुछ इस प्रकार से आपका स्त्रीकेसर होता है। ठीक, तो जिसका ऊपर वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। ये पूरा जो संरचना देख पा रहे हैं पूरी संरचना क्या है, आपकी स्त्रीकेसर है। और जो यहाँ पर जो नली टाइप की जो संरचना देखने को मिल रही है इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो आपका ये अंडा से जैसा है जो कि मतलब कि गोलाकार जो चीज़ संरचना को देखने को मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अंडाशय के अंदर क्या होता है आपका, एक ऐसी संरचना देखने को मिलती है एक इस प्रकार की, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका बीजांड। इसके अंदर ही क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, तो मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। बीजांड में ही आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो इसलिए बीजांड की संरचना को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या लिखा है, स्त्रीकेसर का जो भाग होता है, शीर्ष भाग जो होता है यानी कि जो शीर्ष भाग होता है इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर उसके बाद आधार भाग जो होता है यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है जो आपका गोलाकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो आपको जो स्त्रीकेसर है आपको समझ में आ गया कि स्त्रीकेसर की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है। ठीक, तो स्त्रीकेसर की संरचना को हमने समझ लिया है, अब हम लोग की बारी है बीजांड की संरचना को समझने की। ठीक, तो बीजांड की संरचना हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बीजांड के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिख के लेकर आए हैं उसे भी आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो आपका बीजांड जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका बीजांड का एक चित्र है, इसको आप हटा लीजिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज़ समझ लें। तो ये आपका बीजांड का चित्र है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें बीजांड का चित्र है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नली से जुड़ा होता है, नली से ही तो आपका बीजांड जुड़ा होता है। तो इस नली को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीजांड वृंद। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, बीजांड में आपके दो क्या कहते हैं, आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। 2 आवरण पाए जाते हैं, जो एक यही देख पा रहे हैं, एक ये वाला आवरण, एक ये वाला आवरण, तो इसे क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। इसमें जो आपका बाहरी वाला आवरण होता है यानी कि जो ये वाला आवरण होता है इसे क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। और जो इसके अंदर वाला होता है इसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं।
तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है और इनको पूरे को मिला करके अध्यावरण ही कहते हैं, ठीक। उसके अंदर फिर क्या होता है आपका, उसके अंदर फिर आपका होता है जो अध्यावरण जो होता है आपका, जहाँ पर अपूर्ण होता है, यानी कि जहाँ पे अपूर्ण होता है वहाँ पे एक छिद्र बन जाता है, तो इस छिद्र को क्या कहते हैं हम लोग, बीजांड द्वार कहते हैं। तो यह चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, तो इसके क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग की क्या है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो आपका जो बीजांड द्वार क्या होता है, इसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, आपका निभाग होता है। जिधर क्या होता है आपका बीजांड द्वार होगा, उसी के विपरीत दिशा में आपका क्या होगा आपका निभाग होगा, ठीक। तो निभाग तक आप समझ गए हैं। उसके बाद में क्या होता है, बीजांड के अंदर क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ एक समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं, ठीक। तो ये आपका बीजांडकाय है। फिर बीजांडकाय के अंदर क्या होता है, एक आपके थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आप लोग का भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में क्या होता है, भ्रूणकोश में जो क्या कहते हैं, निभाग की तरफ जो 3 कोशिका पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको मैंने लिख के भी लेकर आया, तो लिखने मैं वो भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसके जो ऊपर यानी निभाग की ओर जो होती है कोशिका 3, उसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। और जो आपका बीच में जो केंद्रक पाया जाता है, 2 होते हैं जो ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं इनको, ठीक। इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ध्रुवीय या द्वितीय केंद्रक कहते हैं, यानी कि 2 हैं तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीय केंद्रक, ठीक। यहाँ पे आप लिखेंगे द्वितीयक केंद्रक, ठीक। ये क्या है आपका, द्वितीयक केंद्रक, जो आपका बीच में उपस्थित है। उसके अंदर फिर जो 3 नीचे जो कोशिका आपको देखने को मिल रही है, इसमें जो अगल बगल की कोशिका होती है, यानी कि इधर की और इधर की जो कोशिका होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और जो आपका बीच की जो कोशिका होती है, जो आपको रेड कलर की देखने को मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। तो अंड कोशिका में ही क्या होता है आपका, मादा युग्मक होता है, ठीक। मतलब अंड कोशिका ही आपकी मादा युग्मक होती है, जिससे क्या होता है, जब नर युग्मक मिलता है तो आपकी निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक। तो हम लोग का जो मेन होता है वो होता है आपका ये भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश के ही अंदर क्या होता है, हम लोग का मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो भ्रूणकोश की अगर संरचना अलग से देखें, इसको इन चीज़ों को हटाकर केवल भ्रूणकोश को देखें, तो सबसे ऊपर क्या होता है, 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। उसके अंदर फिर बीच में 2 आपके केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और उसके अंदर फिर नीचे 3 कोशिका उपस्थित होती है, जिसमें अगल बगल की जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और जो बीच की कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने बीजांड की संरचना को समझ लिया है। अब हम लोग जो लिख कर लेकर आया, नोट्स बनाया है, वो भी आप समझ लेते हैं, उसे भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसमें चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली लाइन आपकी क्या लिखी है, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा क्या होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जो प्रत्येक बीजांड होता है आपका एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। उसके अंदर फिर दूसरा लाइन है आपका, वो है बीजांड 1 या 2 अध्यावरणों द्वारा घिरा होता है, ठीक। बीजांड 1 या 2 अध्यावरणों द्वारा घिरा होता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 या फिर 2 अध्यावरण द्वारा घिरा होता है। इसे क्या कहते हैं, जो बाहरी वाला अध्यावरण होता है उसे हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं, और आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। तो आपका जो बाहरी उपस्थित है इसे हम बाह्य अध्यावरण कहेंगे, जो अंतरित है इसे अंतः अध्यावरण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ भी आपकी क्लियर हो गई। फिर क्या होता है, अध्यावरण बीजांड के स्थान पर अपूर्ण होता है, ठीक। अध्यावरण बीजांड के जिस स्थान से अपूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ये भी आप समझ गए। उसके अंदर फिर अगली लाइन में क्या लिखा है, अगली लाइन में आपका लिखा है कि बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है निभाग या चलाजा कहलाता है, ठीक। तो बीजांड का वह भाग जहाँ से क्या होता है, ये आपका अध्यावरण निकली हुई है, इसे हम निभाग या चलाजा कहते हैं। ये क्या होता है आपका बीजांड द्वार के अपोजिट दिशा में होता है, यानी कि विपरीत दिशा में। आप हमेशा निभाग जो होता है आपके बीजांड द्वार के अपोजिट दिशा में होता है, यानी विपरीत दिशा में होता है, ठीक। उसके अंदर फिर अगली लाइन में क्या लिखा है कि बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक। बीजांड के अंदर क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे बिंदी बिंदी टाइप देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय। ये जो बिंदी बिंदी कोशिका आपको देखने को मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मृदुतक कोशिका कहते हैं, ठीक। तो उसके अंदर क्या होता है, फिर बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो बीजांडकाय के मध्य में यहाँ पर देख पा रहे हैं, बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं।
उसके बाद अगली लाइन में लिखा है आपका भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं। तो भ्रूण कोश में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें भ्रूण कोश को अगर अच्छे से, तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं होती हैं जो आपकी निभाग की तरफ होती हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो निभाग इस तरफ है, तो जो 3 कोशिकाएं हैं ये वाली इधर हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगली लाइन में क्या लिखा है, भ्रूण कोश के मध्य में 2 कोशिका पाई जाती है जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो भ्रूण कोश के मध्य में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 कोशिका पाई जा रही है, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक या फिर द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपकी लास्ट लाइन है वो है 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं और अगल बगल की कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 3 कोशिका होती है आपकी बीजांड द्वार की तरफ जो उपस्थित होती है, उसमें जो अगल बगल की कोशिका होती है आपकी सहायक कोशिका होती है, और बीच की जो कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं जो आपने बीजांड की जो संरचना देखी है, बीजांड की संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है। यानी कि जो बीजांड होता है इसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। तो गुरु बीजाणुधानी कहते हैं इसको। तो गुरु बीजाणुधानी में जो आपका गुरु बीजाणु है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक, तो क्या होता है आपका, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि बीजांड का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इस पेज को हटा देते हैं, फिर आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है आपका, बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन या डेवलपमेंट ऑफ क्या होता है, ओवूल। ओवूल का क्या होता है, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यानी कि गुरु बीजाणु जनन या फिर बीजांड का जो डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इस वीडियो में मतलब इस पेज पे हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बीजांड के अंदर क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। तो जो आप ब्लैक कलर के देख पा रहे हैं ये क्या है, आपकी मृदुतक कोशिकाएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। फिर क्या होता है, इसमें से कोई कोशिका जो होती है आपकी आधारस्तरीय कोशिका जो होती है वो क्या कहते हैं, अधिक पोषक पदार्थों को ग्रहण करके क्या होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनका जो आपका केंद्रक होता है वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब केंद्रक जो होता है वो आपका स्पष्ट हो जाता है, कोशिका तरफ गाढ़ा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रपशु कोशिका कहते हैं। ठीक, ये किसके अंदर उपस्थित है, ये आपका मृदुतक कोशिका में ही एक कोशिका जो बड़ी हो गई है उसे हम क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। फिर प्रपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपकी 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक होता है आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक, तो क्या होता है, जो आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है कई बार क्या होता है, ये कई सारी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और कहीं पर क्या होता है कि बिना किसी निर्माण करे ही अपने आप ही ऐसे नष्ट हो जाती हैं। तो इनको हम लोग को हटा देना है। हम लोग का मेन काम क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आपकी द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होता है। फिर इसमें जो कि आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिससे आपके क्या होते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिनमें से क्या होता है आपके जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं जो कि नीचे की ओर जो उपस्थित हैं वो क्या होते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और जो आपका निभाग की ओर उपस्थित होता है, यानी जो ब्लैक कलर को देखने को पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, सक्रिय होता है। बाकी 3 जो होते हैं आपके नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये 3 नष्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं, या इसे ये क्या अगुणित होता है तो इसे हम यन कहते हैं। ठीक, और ये जो आपका चीज़ जो ब्लैक कलर से देख पा रहे हैं इसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो पेज पे देखने वाले हैं कि भ्रूणकोश का क्या होता है, विकास किस प्रकार से होता है। और भ्रूणकोश में जो 3 कोशिकाएं हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी कि भ्रूणकोश में ऊपर की 3 कोशिकाएं यानी प्रतिमुख कोशिका किस प्रकार से बनती है, अंड कोशिका किस प्रकार से बनती है, सहायक कोशिका किस प्रकार से बनती है, ये सभी प्रकार किस प्रकार से बनती है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया है। लेकिन अभी जो 3 कोशिकाएं ऊपर 3 कोशिकाएं नीचे और 2 बीच में हैं, जो ये किस प्रकार से बनती हैं, इनका विकास किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपने अच्छे समझ लिया हो तो आप लोगों को मैं आप दिखा देता हूँ कि जो ये चीज़ें लिखी हुई, जो नोट्स मतलब जो चित्र बनाया हुआ है, इसको आप लोग को अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो लिखना किस प्रकार से है। तो आप लोगों को क्या लिखना है ये चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक, तो चित्र के माध्यम से ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो भैया क्या है आपका बीजांड तथा भ्रूणपोष की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, बीजांड या भ्रूणपोष की क्या होती है, जो आपकी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के में ही क्या होता है आपका गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, बीजांड काय में क्या होता है, उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अधास्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है।
जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं कि जिसमें क्या बीजांड में क्या होता है, बीजांड में क्या होता है, मृदुता कोशिकाएं होती हैं जिनमें से एक कोशिका आपकी बड़ी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रपुष्पु कोशिका कहते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके अंदर फिर क्या होता है, प्रपुष्पु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे क्या होता है, बाहर की तरफ एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका का निर्माण होता है और तथा भीतर की तरफ एक बीजाणु जन्य कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए चित्र में क्या होता है, यहाँ पर कि बाहर की तरफ एक आपका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और जो आपका अंदर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, तो बीजाणु जनन कोशिका क्या होता है, बिना विभाजन किए ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जो आपकी 2n होती है। ठीक, उसके बाद में फिर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ लिखी है कि गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है जनन, वो क्या होती है, विभाजन किए बिना ही क्या होता है, विभाजन किए ही बिना किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक, फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो गुरु बीजाणु जो जनन कोशिका है, इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे क्या होता है, आपके 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि जो यन गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होता है, इनमें से जो 3 होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा एवं कोदबित में परिवर्तित होता है। ठीक, तो जो आपका जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु आपका ये बच गया है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यही क्या आपकी होती है, ही आपकी होती है मादा एवं कोदबित, यानी कि प्रथम अवस्था होती है मादा युग्मक की कोशिका होती है, उसमें ही क्या आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग भी डिटेल में समझेंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। चित्र में पहले आपको समझाऊंगा, उसके अंदर फिर नोट्स में आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक, तो ये पेज मैं हटा देता हूँ, ये पेज आपका काम का नहीं है अब। अगर आपको इस प्रकार का नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका नोट्स वैसे भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भ्रूणकोश या मादा कोशिका का विकास किस प्रकार से होता है, ये आप लोगों का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। और इसके साथ ही में क्या होगा, आपका मादा भाग का जो युग्मक का निर्माण होता है मादा भाग में, वो पूरी प्रक्रिया इसमें समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में परागण की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर फिर 2 या 3 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। उसका नोट्स भी आपको कल, ये नोट्स आपका कंप्लीट हो चुका है तो कल मैं आपको क्या करूँगा, इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा। उस पर जो लाइक का टारगेट होगा 51 लाइक का टारगेट होगा। जैसे आप लोग से जल्दी जितनी जल्दी आप कंप्लीट कर देंगे उतनी जल्दी आपको नोट्स उसका दे दिया जाएगा। ठीक, और क्लासेस आपकी लगातार चलती रहेंगी। इसके बाद फिर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे जिसका नाम है मानव जनन। ठीक, तो इसमें हम लोग का क्या बचा है, ये भ्रूणकोश या मादा युग्मक के विकास किस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आप लोगों का क्या बनता है, आपका जो ये मादा की जो कोशिका होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिसमें से 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक आपका इस ध्रुव की ओर चला जाता है और एक केंद्रक आपका इधर ध्रुव की ओर चला जाता है। ठीक, तो जो आपका जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु होता है उसमें ही क्या होता है, प्रथम कोशिका होती है तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिका बन जाती हैं। ठीक, 2 केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रक आपका इस ध्रुव में चला जाता है, केंद्रक इस ध्रुव में चला जाता है। उसके अंदर फिर क्या होता है, फिर इसी में फिर क्या होता है, फिर से समसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 केंद्रक बनते हैं। 2 केंद्रक आपके इस तरफ चले जाते हैं, 2 केंद्रक मतलब इस ध्रुव में चले जाते हैं निभाग की ओर, 2 केंद्रक आपके चले जाते हैं बीजांड द्वार की ओर। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। उसके अंदर फिर से इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे क्या होते हैं, आपके 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 4 निभाग की ओर आपके केंद्रक बन जाते हैं और 4 आपके बीजांड द्वार की ओर केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद में क्या होता है, 4 में से जो आपका निभाग की ओर 4 उपस्थित हैं, वो क्या कहते हैं केंद्रक, उसमें में से एक केंद्रक आपका जो होगा वो बीच में आ जाएगा निभाग की ओर से, और एक आपका बीजांड द्वार की ओर से बीच में आ जाएगा। ठीक, ये दोनों मिला करके क्या कहलाएंगे, आपके ध्रुवीय केंद्रक कहलाएंगे। इन ध्रुवों से आ रहे हैं तो इसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। फिर क्या होता है, जो आप ऊपर क्या बचे, आपके 3 कोशिका बची, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके 3 केंद्रक बचे ऊपर। ठीक, और बीच 2 बीच में आ गए और 2 और 3 नीचे बची। ठीक, तो क्या हो गया, आपका जो 3 ऊपर बचे वो क्या करेंगे, आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन करके 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। तो जो 3 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे उस कोशिका को क्या कहेंगे, हम लोग प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। ठीक, और ये जो केंद्रक आपके जो बीच में है, ध्रुवीय केंद्रक जो हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। और फिर जो नीचे वाला जो आपका 3 केंद्रक है वो भी क्या करेगा, जो नीचे के 3 केंद्रक बचेंगे वो क्या करेंगे, वो भी कोशिका द्रव्य का विभाजन कर लेंगे और 3 कोशिकाएं बन जाएंगी, जिसमें से अगल बगल की जो कोशिका होगी उसे हम सहायक कोशिका कहेंगे, और जो आपकी बीच की कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका या फिर मादा युग्मक कहते हैं, या क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। इसी में क्या होता है, जब आपका नर युग्मक मिलता है तभी जाके आपका
आपका जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है। ठीक, तो नर युग्मक जब इसमें मिलता है तभी आपकी निषेचन की क्रिया होती है। तो यही आपका जो आपका वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग अब इसके देखेंगे किस प्रकार से मैंने नोट्स में इसको लिखा है, ताकि आप लोग को इसको दिखा के चित्र और पढ़ा के ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मक की प्रथम कोशिका होती है। तो भैया जानते ही हैं कि एक ही कोशिका जो बचती है आपकी, वही क्या होती है, आपकी मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। गुरु बीजाणु वृद्धि कर क्या होता है, बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीजांड का जो अधिकांश भाग होता है यही गुरु बीजाणु घेर लेता है। ठीक, फिर इसका केंद्रक जो होता है, इसके केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। एक केंद्रक आपका ये हो गया, एक केंद्रक आपका ये हो गया। फिर क्या लिखा है, और दोनों केंद्रक क्या होते हैं, दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। एक ये ध्रुव पे आ जाता है, एक इस ध्रुव पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है आपका, फिर है पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। उसके अंदर फिर जब दो एक ऊपर हो नीचे हो गया, फिर इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपके 4 केंद्रक बनेंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे हो जाएंगे उपस्थित। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से लिखा है कि समसूत्री विभाजन होगा और 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 8 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे 4 बन गए हैं, अब फिर से इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और 4 से 8 बन जाएंगे। उसका 4 से जब 8 बन गए तो फिर क्या होगा, इनमें से जो 4 केंद्रक होंगे आपके निभाग की ओर उपस्थित होंगे। ये आपका क्या है, ये निभाग है। अभी मैंने पिछले भी पेज में बताया था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आप लोग इसे समझेंगे। और ये आपका क्या है, बीजांड द्वार। ये है आपका बीजांड द्वार। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। तो आपका बीजांड द्वार होगा क्या। ठीक, तो एक इसमें से क्या होता है, 4 केंद्रक आपके निभाग की ओर उपस्थित होते हैं और 4 केंद्रक ही आपके बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होते हैं। फिर क्या होता है इसमें से, क्या होता है, इसमें से एक केंद्रक जो होता है निभाग की ओर से, यानी कि एक केंद्रक आपका इधर से यहाँ आ जाता है बीच में, और एक केंद्रक आपका कहाँ से आता है, बीजांड द्वार की ओर से। यानी कि यहाँ से एक केंद्रक और यहाँ से एक केंद्रक आ जाते हैं। तो ऊपर कितने बचे, ऊपर 3 बचे, नीचे 3 बचे और बीच में कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। फिर क्या होता है, जो 3 केंद्रक जो होते हैं निभाग की ओर, ये 3 होते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रमुख कोशिका बनाते हैं। ठीक, अब 3 कोशिका जो 3 केंद्रक बचे वो क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे और प्राथमिक कोशिका बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होगा, जो 3 और 3 जो आपके केंद्रक बचे जो बीजांड की ओर उपस्थित हैं, वो भी कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे और 3 कोशिका बन जाएंगे। जिसमें जो आपकी बीच की कोशिका होगी उसे हम अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं। जो अगल बगल की कोशिका होती है वो सहायक कोशिका कहलाती है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। उसका फिर क्या है, ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। जो केंद्रक आप देख पा रहे हैं बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक है, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक कहेंगे इसको, द्वितीयक केंद्रक। क्या करेंगे, ये मिल करके क्या हो जाएंगे, 2 मिल करके द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। ठीक, उसके अंदर फिर परिपक्व परागकोश की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, 7 कोशिकीय होता है। जो परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये आपका बोर्ड परीक्षा में भी और क्या कहते हैं, और भी हायर परीक्षा में भी ये पूछा गया है कि आपका जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है वो कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है। तो हम लोग समझेंगे कि इसमें कितनी कोशिका होती है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप में कोशिका की बात करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कोशिका हो गई यहाँ नीचे और ऊपर मिला करके, और ये दोनों मिल गए तो ये भी एक कोशिका बन जाएंगे। तो इनको क्या मिला हो गया, तो 3 कोशिकीय ऊपर और 3 नीचे और 1 इसमें, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। ठीक, ये संलयित होकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। तो इसमें 2 केंद्रक होंगे लेकिन कोशिका एक ही होगी। ठीक, ये बात आपको समझनी है। ठीक, तो ये हो गया 7 कोशिकीय हो गया। फिर अब केंद्रक की बात करें तो 3 केंद्रक ऊपर हो गए, 2 केंद्रक बीच में हो गए, 3 नीचे हो गए। तो कितने हो गए, 3 2 5 और 3 8। यानी कि आपका जो परिपक्व जो आपका भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडिंग रेडी है, परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो आप जरूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी जो मादा भाग का जो आपका निर्माण था युग्मक का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और नर भाग का भी निर्माण था जो नर युग्मक का वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यानी कि जो युग्मक जो आपका लैंगिक जनन जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, इसमें पहला अवस्था आपका होता है, कौन सा होता है, निषेचन पूर्व,
और एक होता है निषेचन और एक निषेचन पश्च। तो निषेचन पूर्व में आपकी दो घटनाएं होती हैं, एक होता है आपका युग्मक जनन। तो हमने नर युग्मक और मादा युग्मक को अच्छे से समझ लिया है। अब उसमें दूसरा जो जो घटना होती है वो होती है आपकी युग्मक स्थानांतरण, जिसे हम इसमें क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक, एक क्या कहते हैं, जो आपका नर युग्मक होता है वो वर्तिका पर पहुंचता है मादा युग्मक के, मादा पुष्प के, तो उसे हम क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। तो हम लोगों ने पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म में जो आपका नर भाग होता है पुष्प में, उसको पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही मादा भाग भी पुष्प का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें 3 घटनाएं होती हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन में आपकी 3 घटनाएं होती हैं, जिसमें आपका पहला जो घटनाएं होती है वो होता है आपका निषेचन पश्च घटना। इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना। सॉरी दोस्तों, निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन से पहले जो घटना होती है उसे हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट होता है। दूसरा आपका होता है निषेचन और तीसरा आपका होता है निषेचन पश्च यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटना कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, निषेचन पश्च घटना इसे कह देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पश्च घटना। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में आपकी 2 घटनाएं होती हैं। पहला होता है युग्मक जनन। ठीक, युग्मक जनन। युग्मक जनन में आपका क्या होगा, नर एवं मादा का युग्मक जनन, यानी कि जो नर होगा पुष्प का नर भाग होगा उसमें क्या होगा, नर युग्मक का जनन होगा और साथ ही में जो मादा भाग होगा उसमें मादा युग्मक का जनन होगा। तो हम लोगों ने नर युग्मक और मादा युग्मक का जनन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो इसमें निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं होती हैं। दूसरा होता है आपका युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मकों को एक दूसरे के करीब लाना, युग्मक स्थानांतरण यानी नर युग्मक को मादा युग्मक के पास ले आना। ठीक, स्थानांतरण। तो ये चीज़ हम लोग को पढ़नी है आज की वीडियो में, युग्मक स्थानांतरण को पढ़ना है यानी कि परागण की प्रक्रिया को पढ़ना है। तो आज की संपूर्ण प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग युग्मक स्थानांतरण नहीं परागण की संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा निषेचन, जो आपका काफ़ी छोटा टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग निषेचन पश्च घटना को पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, भ्रूण का निर्माण, बीज का विकसित होना, जैसे सारी चीज़ें हम लोग निषेचन पश्च घटना में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का उसे क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है परागण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, पराग कणों का परिपक्व परागकोश से निकल के मादा पुष्प की वर्तिका पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, आपका एक पुंकेसर होता है, ये एक पुंकेसर की संरचना है। ठीक, तो इसके पुंकेसर के ऊपर वाला जो भाग देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो परागकोश से क्या होते हैं, आपकी परागकोश में आपके परागकण बनते हैं यानी कि नर युग्मक बनते हैं। तो इसमें से जो परागकण निकल करके कहाँ जाएँ, इसमें से परागकण जो आपके निकले हैं और जाएँ कहाँ पर, आप परागकण निकल करके जो मादा आपका पुष्प होता है, यानी मादा पुष्प, मादा भाग कैसा होता है, ये होता है आपका स्त्री केसर को ही तो मादा भाग कहते हैं। तो मादा पुष्प के क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये पूरा जो चित्र देख पा रहे हैं ये है आपका स्त्री केसर, जिसे हम जायांग भी कह सकते हैं। ठीक, और इसे कहते हैं वर्तिका, और इसे जो नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और बीजांड के अंदर ही आपका होता है मादा युग्मक। ठीक, तो क्या होता है, परागकोश से पराग कणों का निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र यानी यहाँ पर पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, पहुँचाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो आपका जो परागण होता है वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जो अपने आप ही हो जाता है, वो भी हम लोग अच्छे से समझेंगे जब नेक्स्ट पेज को मैं लेकर आऊँगा। उसके अंदर फिर दूसरा होता है आपका परपरागण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो स्वपरागण होता है इसमें आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है स्वयुग्मन और दूसरा प्रकार आपका होता है सजात पुष्पी परागण। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, स्वपरागण की परिभाषा को देख लेते हैं। तो स्वपरागण की परिभाषा आपको ये कहती है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो इस क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ठीक, तो अब ये क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं एक पुष्प में क्या होता है, ये देख लीजिए आप, पुष्प की पूरी संरचना बना देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ये आपका क्या है, एक आपका ये और ये और ये। ठीक, तो ये क्या होता है आपका सिस्टम, ये है कि जब क्या होता है, जब किसी पुष्प का ये परागकोश है आपका, ये पुंकेसर पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना पुंकेसर और ये आपका स्त्री केसर है, तो यही मादा भाग होता है। तो क्या होता है, जब किसी
पुष्प के परागकोश से, यानी कि यह पुष्प है आपका, इसी परागकोश से क्या करेंगे, इसी पुष्प से निकलेंगे, यानी इसी पुष्प के जो होता है परागकोश से निकलेंगे और इसी पुष्प के क्या हो गया मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ से निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो इस क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। और या फिर क्या होता है, जो ये परागकोश आपका निकलेंगे, ठीक, ये मान यहाँ से परागकोश निकले और इसी, जैसे मान लीजिए किसी पौधे में तो लगा होगा ये पुष्प, तो उसी पौधे के किसी और भी उसमें पुष्प लगे होंगे, तो किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण में आपके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजातपुष्पी। तो स्वयुग्मन में क्या होता है, स्वयुग्मन में क्या होता है, जब परागकण किसी पुष्प से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब परागकण क्या होंगे, किसी पुष्प के परागकोश से निकलेंगे, यानी ये पुष्प है आपका पूरा, इसी पुष्प के परागकोश से निकलेंगे और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। तो इस क्रिया को हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप मटर टमाटर आदि को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन परागण होता है। फिर दूसरा पॉइंट आपका है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है, जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई ये पेड़ है, पेड़ पे क्या है आपके, एक यहाँ पे फूल लगा है, ठीक, एक यहाँ पे फूल लगा है, एक यहाँ पे फूल लगा है। क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये परागकोश है, तो परागकोश से आपके परागकण निकलेंगे और फिर क्या होगा, किसी और पुष्प, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, जिसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में आप मक्का को देख सकते हैं। फिर स्वपरागण के लाभ की बात करें तो दो लाभ देख लेते हैं, दो हानियाँ देख लेते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया जो होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि क्या होता है कि एक ही पौधे में हो जाती है स्वपरागण की क्रिया, तो वो निश्चित होती है और उसमें क्या होता है, बीजों का निर्माण कम होता है। बीजों का निर्माण इसलिए कम होता है क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया होती है निश्चित होती है, इसलिए बीजों का निर्माण कम होता है। वहीं पर क्या होता है, स्वपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वो शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं, यानी कि जैसा कि उनके फादर मदर होंगे वैसा ही उनका जीन होगा, यानी वैसा ही उनका शुद्ध वंश वाले होंगे। ठीक, क्योंकि उनके जैसा ही पूरा सिस्टम एक ही में आ जाता है, तो उसे हम शुद्ध वंश क्रम वाले कहते हैं। फिर स्वपरागण की हानियों की बात करें तो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वो होता है, दोनों में क्या होते हैं, समान ही होती हैं, यानी कि एक ही पुष्प के परागकोश से निकल के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, तो इसीलिए उनमें विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं। ठीक, उसके अंदर फिर क्या है, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो आपकी कम पाई जाती है, यानी कि रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में बहुत कम पाई जाती है। ठीक, तो आपका जो पहला पॉइंट था आपका परागण में आपका सबसे पहला पॉइंट था स्वपरागण। स्वपरागण में आपके दो प्रकार थे, आपका पहला था स्वयुग्मन परागण, दूसरा था सजात पुष्पी परागण। ठीक, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ लिया था। फिर दूसरा प्रकार हम लोग का बचा है वो है परपरागण। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं हम। तो परपरागण में आपका क्या होता है, पर परागण में इस क्रिया में क्या होता है, इस एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें पौधे अलग अलग होते हैं। ठीक, ये पौधा आपका अलग है, ये पौधा आपका अलग है, ये पौधा आपका अलग है, ये पौधा आपका अलग है। ठीक, लेकिन क्या हो, जात एक ही होती है, जात एक ही होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये गुलाब का पौधा है तो ये भी गुलाब का होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये गुलाब का है तो कहीं कोई भी पौधा होगा ये परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से क्या आपके परागकोश निकले और किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या हो रहा था कि एक ही पौधे के होते थे आपके, एक ही पौधे का पुष्प भी होता था और एक ही पौधे का परागकोश यानी परागकण भी होता था। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, स्वपरागण के जो विधियाँ हैं उसको समझ लेते हैं। तो परागकणों को वर्तिकाग्र पहुंचाने के लिए क्या होता है, माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है, माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं। ठीक, पर परागण की जो विधियाँ होती हैं, मेथड ऑफ, यहाँ पे क्रॉस लिखना मैं भूल गया, क्रॉस यहाँ पर लिख लीजिए आप, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, परागकणों का वर्तिकाग्र पहुंचने के लिए किसी, ऐसे मान लीजिए कोई परागकण है, अब उसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना है, तो क्या होगा, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए वायु की भी आवश्यकता हो सकती है, जल की आवश्यकता हो सकती है, कीट द्वारा भी वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पहुँच सकते हैं, पक्षी द्वारा पहुँच सकते हैं, चमगादड़ द्वारा पहुँच सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, पर परागण की विधियाँ कहते हैं। ठीक, तो ये कर्मक जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो का जल द्वारा परागण। ठीक दोस्तों, जब क्या होता है, परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप बैली सनेरिया जो पौधा होता है उसके अंदर ये परागण देखा जाता है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आपका होता है वायु द्वारा परागण।
जब परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हम मक्का और गेहूं को देख सकते हैं। फिर कीट की बात करें तो कीट द्वारा परागण किस प्रकार से होता है कि जब क्या होता है, जब कीट होगा किसी पुष्प के क्या कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि परागकोश पे बैठेगा तो जो आपके परागकण होंगे उसके पैर में चिपक जाएंगे, फिर जाकर के वो जब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो वहाँ पर जाके छूट जाएंगे, तो इससे क्या होगा, परागण की प्रक्रिया जो होगी संपूर्ण होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब परागण की क्रिया होती है कीट के द्वारा तो उसे हम कहते हैं कीट परागण। एग्जाम्पल के रूप में मधुमक्खी, तितली आदि, ऐसे आपके भंवरा भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके कीट होते हैं जिनके द्वारा ही आपकी परागण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। चौथे प्रकार की बात करें तो आपका होता है पक्षी द्वारा परागण। ठीक, तो जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होगी, सिंपल सी परिभाषा है, हर एक की बस इसी तरीके से बनाते चले जाना है। जब परागण की प्रक्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पक्षी परागण। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप बिग्नोनिया के पौधे को देख सकते हैं, इसमें पक्षी के द्वारा परागण होता है। ठीक, फिर चमगादड़ द्वारा परागण किस प्रकार से होता है, जब परागण की क्रिया जो होती है चमगादड़ द्वारा होती है तो उसे हम चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस चीज़ में परिभाषा को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप ध्यान रखेंगे तो 1-2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करना है ताकि आपका एक भी चीज़ बाकी ना रह जाए, हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर लें। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पर परागण के लाभ और हानियों को देख लेते हैं ताकि हम लोग का जो आपका पर परागण का जो संपूर्ण कहानी है ख़त्म हो जाए। ठीक, तो पर परागण के लाभ क्या होते हैं, पर परागण द्वारा जो उत्पन्न बीज होते हैं वो बड़े होते हैं और स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये अन्य पौधों में जाते हैं, जैसे एक पौधा है तो उससे निकल करके दूसरे पौधे तक पहुँचेंगे तो क्या होगा कि इनके जो बीज होंगे वो अच्छे होंगे, बड़े होंगे और साथ ही में स्वस्थ होंगे। फिर दूसरा आपकी प्रक्रिया है पर परागण के लाभ में, पर परागण से बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर पर परागण से हानियों को देखें तो अधिक संख्या में पराग कणों का व्यर्थ हो जाना। ठीक, अधिक पराग कणों का व्यर्थ हो जाना कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक पौधे से पराग कण को किसी अन्य पौधे तक भेजना है तो क्या होगा, आपको बहुत सारे परागकणों को बनाना होगा, क्योंकि अगर कम परागकण बनेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से उड़े और मान लो कि उस दूसरे पौधे तक नहीं पहुँच पाए, आधे रास्ते में ख़राब हो गए, तो उसको क्या कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा परागकण बनते हैं जिससे क्या होता है, ज़्यादा परागकण नष्ट भी होते हैं, व्यर्थ भी हो जाते हैं। इनमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परागण की जो प्रक्रिया होती है इसमें 2 पौधों के बीच में होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, आपका किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम आपके जल हो सकते हैं, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी, चमगादड़ आदि हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जितनी भी प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी है सभी प्रक्रिया होती है आपकी प्राकृतिक। अब हम बात कर लेते हैं कि कृत्रिम परागण किस प्रकार से होता है, यानी कि कृत्रिम संकरण किस प्रकार से होता है। तो इस परागण का जो लास्ट टॉपिक है आपका ये है कृत्रिम संकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो क्या होता है, जब मनुष्य द्वारा 2 अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधे को बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 पौधे हैं, एक पौधा है आपका बौना है, जो मान लीजिए एक पौधा बौना है और एक पौधा आपका लंबा है। ठीक, या फिर मान लीजिए एक पौधे में क्या होता है, बीज अच्छे हैं, जो आपका बीज है वो बीज अच्छा है और एक पौधा आपको लंबा है। ठीक, उसका हाइट बड़ा है लेकिन ये क्या है, ये बौना है लेकिन इसके बीज अच्छे हैं, और ये आपका लंबा है लेकिन क्या कहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस प्रकार से करना है कि आपके बीज भी बड़े हो जाएं और उसके बीज भी अच्छे हो जाएं और साथ में पौधा भी आपका लंबा हो जाए, तो इन दोनों में हम लोग संकरण करा देंगे। तो इस क्रिया को ही हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। तो जो कृत्रिम संकरण होता है वो सदैव मनुष्यों द्वारा ही कराया जाता है, जहाँ भी कृत्रिम की बात होगी वो मनुष्यों द्वारा ही होगी। ठीक, तो कृत्रिम संकरण में आपके 2 आवश्यक प्रक्रम होते हैं जिसके द्वारा ही आपका कृत्रिम संकरण संपूर्ण होता है। पहला आपका होता है विपुंसन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमास्कुलेशन। दूसरा आपका होता है थैलीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैगिंग। तो विपुंसन में क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या हम लोग समझ सकते हैं, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आपका पुष्प होता है वो कलिका अवस्था में ही होता है, कलिका अवस्था में जब होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका ये भी होगा, मतलब कि वर्तिकाग्र भी होगा, यानी कि स्त्रीकेशर भी होगा और साथ ही में आपका क्या होगा, आपका होगा पुंकेशर भी, यानी कि परागकोश भी होगा। तो क्या होगा कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये मान लीजिए आपका बौना पौधा है, इसमें क्या होते हैं, बीज जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, यानी कि अच्छे होते हैं। और वहीं पे अगर हम नीचे की बना के दिखाएं तो ये आपका कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या होता है, इसमें बीज आपके, ये पौधा आपका लंबा होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि
हम लोगों को क्या करना है कि इसमें स्वपरागण की क्रिया को रोकना है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको मैंने नहीं हटाया, ये पराग को अगर मैंने नहीं हटाया तो किसी वजह से मान लीजिए पराग को जैसे ही परिपक्व होगा तो इसमें से परागकण निकलेंगे और इस पर आ जाएंगे, तो इस पर स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी और जो यहाँ का पौधा होगा वो उसी प्रकार से बन जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अच्छे नस्ल का पौधा चाहिए तो हम लोग को क्या करना है कि इसको हटा देना है, पराग कोष को आपको हटा देना है, दोनों पराग कोष को यहाँ से हटा देना है। केवल आपका जो आपका वो होगा इस तरीके से इसे रखना है, ठीक। उसके अंदर फिर क्या होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं, यानी कि पराग कोष को हटा देना, इसे ही क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, कलिका अवस्था में चिमटी की सहायता से उस पुष्प के पराग कोष को निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। विपुंसन की जो क्रिया होती है वो केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है, कि क्योंकि जो आपका एक लिंगी पुष्प होता है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो विपुंसन की आवश्यकता केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। फिर थैलीकरण की बात करें तो थैलीकरण में क्या होता है, इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये बंध्याकृत क्या होता है, तो बंध्याकृत ये होता है आपका कि जो हमने क्या किया था, वर्तिकाग्र से जो हमने क्या हटाया था, वह परागकोष को हटाया था, परागकोष को जो हटाने के बाद जो आपकी संरचना प्राप्त होगी इसे हम कहते हैं बंध्याकृत पुष्प। कि क्या करते हैं, वर्तिकाग्र को क्या करते हैं, छैली कि उसमें क्या कहते हैं, ढक देते हैं थैली से, ताकि क्या हो कि अगर मान लीजिए कि कोई भी परागकण, ऐरा गैरा परागकण, कोई भी ऐसा ही परागकण इस पर आकर ना बैठ जाए, जिससे कि क्या हो जाए, परागण की प्रक्रिया हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ थैली से ढक देते हैं, ठीक, ताकि हम लोग जो चाहते हैं उसी प्रकार से पौधा हम लोग अपना प्राप्त कर पाएँ, जो हम लोग इस पर परागकण को लाना चाहते हैं उसी परागकण को लेकर आएँ, ठीक। तो उसके लिए हम लोग इसको ढक देते हैं ताकि कोई अन्य परागकण इस पर आकर ना पहुँच पाए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं, इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पर नहीं पहुँच पाते। पुष्प के परिपक्व हो जाने पर इस थैली को हटा दिया जाता है, इसे थैलीकरण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे थैलीकरण और विपुंसन को, ठीक। तो कृत्रिम संकरण में क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट आपका विपुंसन होता है, उसके बाद फिर थैलीकरण होता है। तो जो आपका परागण की जो संपूर्ण प्रक्रिया थी वो संपूर्ण प्रक्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। कहने का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, जो आपका निषेचन वाला सिस्टम है, निषेचन पूर्व वाला जो सिस्टम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, केवल निषेचन पढ़ना है। निषेचन जो आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसका थोड़ा सा टॉपिक आपका बचेगा, ये निषेचन पश्च घटना, ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक। और इसी के साथ में आपका जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं इसका। अगर उस पर लाइक टारगेट आपका 51 लाइक का है, 51 लाइक आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए और इस नोट्स को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर लीजिए, ठीक। तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सभी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों को जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना, तो लैंगिक जनन में हम लोग जानते हैं कि 3 घटनाएं होती हैं। इसमें आपका पहला होता है निषेचन पूर्व घटना, जिसमें आपको युग्मकों का जनन पढ़ना रहता है और साथ ही में युग्मों का स्थानांतरण पढ़ना रहता है। तो हम लोगों ने उन दोनों प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ लिया, यानी कि नर में किस प्रकार से युग्मक जनन होता है और जो पुष्प का मादा भाग होता है उसमें किस प्रकार से मादा युग्मक का जनन होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोगों ने परागण की प्रक्रिया पढ़ी, जिसके द्वारा युग्मक का स्थानांतरण हो रहा था, नर पुष्प का मादा पुष्प के पास स्थानांतरण हो रहा था, तो वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर जो हमारी दूसरी घटना थी वो थी लैंगिक जनन की, वो थी निषेचन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे। तो आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उस आज की वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और आप वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो निषेचन, जिस इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन जो है आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें कहना क्या है, इसमें क्या है कि जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। संयोजन मतलब होता है मिलने की, ठीक। अब जानते हैं हम लोग कि जो निषेचन होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है बाहरी निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। तो जिस प्रकार किसी पौधे या किसी जंतु में जब शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे हम लोग बाहरी निषेचन कहते हैं, जो शरीर के अंदर निषेचन होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो जो हमारे पुष्पी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक। इसे चीज़ ध्यान रखना है। पुष्पी पौधों के साथ साथ इंसानों में भी आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग ने निषेचन की प्रक्रिया को समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए अब परागकण जो है आपके क्या कहते हैं, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, तो उनका अंकुरण किस प्रकार से होता है। जब पराग नलिका का निर्माण होगा तभी तो जाके आपका नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुँचेगा। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे समझ लेना, छोटा टॉपिक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है आपका, जब परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण,
तो आप लोग जानते होंगे कि जो आपका परागकण होता है, अगर मान लीजिए आपका जो ऊपर ये रखा हुआ परागकण है वो अगर गुलाब के पौधे का है, तो जो आपका वर्तिकाग्र है वो भी गुलाब के पौधे का होना चाहिए। उनकी इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं ये भी आपका गुलाब के पौधे का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर परागकण आपका हो गुलाब का और ये किसी और पुष्प का हो, तो फिर ये आपका जो परागण की क्रिया होगी, यानी कि जो आपका अंकुरण की क्रिया होगी परागकण का, वो अंकुरण नहीं होगा, ठीक। और जब अंकुरण नहीं होगा तो फिर परागनलिका का निर्माण नहीं होगा, और परागनलिका का निर्माण नहीं होगा तो फिर जो नर युग्मक है आपका वो मादा युग्मक के पास पहुंच नहीं पाएगा, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परागकणों का अंकुरण, ठीक। तो जैसे मान लीजिए जब संगत पुष्प में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब परागकण क्या करते हैं संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस पुष्प का आपका परागकण होता है उसी जाति के पुष्प का आपका वर्तिकाग्र होना चाहिए, ठीक। तब इनका अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। तभी इनका क्या होगा, अंकुरण होगा और परागनलिका का निर्माण होगा। परागनलिका का निर्माण किससे होता है, अंताचोल से होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं बताया दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहना। फिर क्या है, परागनलिका आगे बढ़ते हुए बीजाणु में प्रवेश करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं परागनलिका है और आगे बढ़ते हुए आपके बीजाणु में प्रवेश करती है, ठीक। ये जो आपकी संरचना देख पा रहे हैं सेम बीजाणु कहते हैं। बीजाणु के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे समझा था, ठीक। फिर परागनलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। जब परागनलिका बन जाती है तो जो आपकी जनन कोशिका होती है जब यहाँ से चलती है तो रास्ते में ही क्या करती है, वो जो आपका जनन कोशिका होता है वो विभाजन करती है और 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेती है, ठीक। फिर क्या होता है, बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है। तो बीजांड जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो आपका छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं इसे कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है भ्रूणकोश कहते हैं। तो भ्रूणकोश के अंदर ही मादा युग्मक पाया जाता है। तो ये जो आपका नर युग्मक आपका मादा युग्मक के पास पहुँचता है तभी जाके आपका निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है, ठीक। अब परागनलिका का जो है भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार से हो सकता है, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश या फिर बीजाणु प्रवेश, दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए। तो परागनलिका जो होती है आपके 3 तरीके से बीजाणु प्रवेश कर सकती है। एक तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तो आपका बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश कर रही है, एक आपका जो अध्यावरण आप देख पा रहे हैं बीजांड के ऊपर जो अध्यावरण पाया जा रहा है, ये चीज़ आपकी जो पाई जा रही है अध्यावरण, इसके ऊपर से प्रवेश कर सकती है। और एक आपका हो सकता है निभाग द्वार से, यानी कि जो आपका विपरीत बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होती है, निभाग। यहाँ पे बीजांड द्वार जो होता है यानी कि जो आपका अध्यावरण होता है वो अपूर्ण होता है। यहाँ पे मतलब देख ले सकते हैं यहाँ पे अध्यावरण निकला हुआ है, तो इससे क्या कहते हैं, इसे हम निभाग कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसे हम निभाग कहते हैं, ठीक। ये चल नहीं रहा है पेन, चलिए समझ लीजिएगा, इसे निभाग कहते हैं, ये चीज़ को निभाग कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, तो यही 3 चीज़ों से आपका जो परागनलिका है भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। एक आपका निभाग द्वारा परागनलिका का प्रवेश हो सकता है जिसे हम चैलेजोगेमी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा आपका होता है अध्यावरण द्वारा परागनलिका में प्रवेश जिसे हम मीजोगेमी कह सकते हैं इंग्लिश में। और तीसरा आपका होता है पोरोगेमी यानी कि बीजांड द्वारा परागनलिका का निर्माण। ज़्यादातर आपका बीजांड द्वारा ही क्या होता है, परागनलिका का प्रवेश होता है। फिर आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, दोहरा निषेचन, यानी कि ये सब चीज़ें आपकी जब क्रिया हो गई है, जब आपका परागकण जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 नर युग्मक का निर्माण कर रहा है, तो एक नर युग्मक है वो तो अंड कोशिका से मिल जा रहा है और एक नर युग्मक जो बच जा रहा है वो क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे दोहरा निषेचन में। तो क्या है, नर जनन कोशिका में क्या होता है, परागनलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। जो दोहरा निषेचन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक। फिर इसमें क्या होता है, इनमें से जो एक नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण कर देता है। अब जो एक नर युग्मक होगा वो मादा युग्मक से मिल जाएगा और फिर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण कर देगा जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है। तथा जो दूसरा नर युग्मक जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रकों से क्या करता है, क्रिया कर लेता है, ठीक, जिससे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होता है, यही बाद में भ्रूणकोश बन जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को ही दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक केंद्रक होता है वो मादा युग्मक से जुड़ जाता है और दूसरा केंद्रक जो होता है आपका ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ जाता है। जो एक आपका नर युग्मक होता है वो आपका मादा युग्मक से जुड़ जाता है और युग्मनज का निर्माण कर लेता है और युग्मनज जो आपका विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो आपके जो 2 ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं उनसे मिल जाता है और उनसे मिलने के बाद भ्रूणकोश का निर्माण कर लेता है। भ्रूणकोश का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, उसे ही भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक। तो निषेचन और श्री संलयन को ही हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहती है तो ये आप जरूर याद रखेंगे, निषेचन प्लस त्रिसंलयन। निषेचन का मतलब क्या है, एक जो नर युग्मक होता है मादा युग्मक से मिल जाता है तो निषेचन की क्रिया हो जाती है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो 2 ध्रुवीय केंद्रों से मिलता है, 2 पहले से वहाँ पे थे, एक और मिला तो 3 हो गए ना, तो त्रिसंलयन कह रहे हैं इसे।
तीन लोगों के मिलने को हम त्रिसंलयन कहते हैं। तो टोटल हो गया आपका द्विनिषेचन, यानी कि निषेचन प्लस त्रिसंलयन हो जाता है द्विनिषेचन। अब हम लोग जो आपका निषेचन पश्च घटना है उसे पढ़ेंगे। निषेचन की जो हम लोग का टॉपिक था पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब निषेचन पश्च घटना को क्लियर करते ही हम लोग का चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो निषेचन पश्च में 3 घटनाएं आपकी होती हैं। पहला होता है आपका भ्रूणपोष का विकास। जो आपका भ्रूणपोष होता है वही तो आपका जो भ्रूण होता है उसे भोजन प्रदान करता है, नहीं पोषण प्रदान करता है, तो उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। दूसरा आपका होता है भ्रूण एवं इसका विकास। तो भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है वो समझेंगे। तीसरा आपका होता है बीज व फल का निर्माण किस प्रकार से होता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले भ्रूण का विकास समझ लेते हैं, यानी भ्रूणपोष का विकास किस प्रकार से होता है। तो जिस थैली जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे हम भ्रूणकोष कहते हैं, भ्रूणकोष कहते हैं। ठीक, भ्रूणपोष नहीं, भ्रूणकोष कहते हैं। और भ्रूणकोष के ही अंदर क्या होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूणपोष बनता है। ठीक, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित कोशिका को हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। जो आपकी द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक था उससे क्या मिलता है, आपका एक नरयुग्मक मिलता है, जो आपका त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम भ्रूणकोष कहते हैं। तो भ्रूणपोष जो आपका होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष, एक होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष और एक होता है हैलोबियन भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, जब विभाजन होता है तो क्या होता है कि इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है केंद्रक के साथ साथ। इसमें होता है केंद्रीय भ्रूणपोष में केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। और हैलोबियन भ्रूणपोष में सबसे पहले आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है केंद्रक का, बाद में फिर क्या होता है जब दोबारा इसमें होता है विभाजन तो फिर क्या होता है कि इसमें जो क्या कहते हैं केंद्रक का विभाजन नहीं होता है, यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष का विभाजन नहीं होता है। तो इसे हम हैलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोगों को करना है भ्रूणपोष का विकास किस प्रकार से होता है वो चीज़ पढ़नी है। तो भ्रूणपोष का विकास में आपके 2 टॉपिक हैं, एक है आपका द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास, एक है आपका एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। तो जो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है उसी प्रकार से एक बीजपत्री में भी भ्रूण का विकास होता है, लेकिन इसमें द्विबीज है तो इसमें क्या होता है द्विबीजपत्र का निर्माण होता है, इसमें एक बीजपत्र का निर्माण होता है, बस यही चीज़ आपका अलग है। तो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है ये समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं तो आपका युग्मनज बनता है। युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। तो जायगोट में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी कि इसको इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, इसे अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। और अगर इसको लंबे लंबे काटा जाता है इस प्रकार से तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य या फिर उतर्क विभाजन कहते हैं। तो 2 कोशिका बन जाती है आपकी जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ऊपर वाली कोशिका जो आपकी निभाग की ओर उपस्थित होती है उसे हम अग्रस्थ कोशिका कहते हैं, और जो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होती है उसे हम आधारी कोशिका कहते हैं। फिर क्या होता है, अग्रस्थ कोशिका में आपका उदग्र विभाजन या फिर अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। इस प्रकार से आपका देख पा रहे हैं, इस प्रकार से विभाजन होता है, ऊपर से कटा जाता है। और जो नीचे वाली कोशिका होती है आधारी कोशिका, उसमें आपका आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी कि इस प्रकार से काटा जाता है। तो क्या होता है उसके बाद में फिर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर क्या होता है, जो आपकी ऊपर वाली कोशिका यानी कि अग्रस्थ कोशिका होती है उसमें आपके 2 अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी कि पहले उदर्ग हुआ उसके बाद फिर अब इसमें अनुप्रस्थ हो जाएगा 2, और साथ ही में आपके 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होगा नीचे वाली कोशिका यानी कि आधारी कोशिका में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ऊपर जब क्या हुआ गया, आपके 2 अनुप्रस्थ विभाजन हुए तो आपको इस प्रकार से संरचना प्राप्त मिली। और जब नीचे आपका 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन, माने कहने का मतलब ये है कि 6 से कम नहीं होगा लेकिन 10 से ज़्यादा भी नहीं होगा, यानी 6 से 10 के बीच में आपकी यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन हो सकता है। तो यहाँ पर जितने विभाजन किए हैं यहाँ पे 6 से ज़्यादा हैं और 10 से कम है। ठीक, तो इसमें जब आपकी इस प्रकार से संरचना प्राप्त होती है जिसमें आपका अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो आपकी जो नीचे वाली कोशिका होती है आधारी कोशिका, जब वो पूरी संरचना की बात करें तो उससे हम पूरा निलंबक कहते हैं। ठीक, उसे निलंबक कहते हैं। और जो उसके ऊपरी वाली होती है उसे हम स्फीतिका कहते हैं, और जो नीचे वाली कोशिका होती है उसे हम चूतकांग कहते हैं। स्फीतिका के जो पास होती है अग्रस्थ कोशिका की जो कोशिका होती है उसे हम हाइपोबेसल कहते हैं, और जो दूर होती है उसे इपीबोसल कहते हैं। तो हाइपोबोसल से क्या होता है, आपका मूलांकर का निर्माण होता है जिससे मूल या जड़ का निर्माण होता है। और इपीबेसल से क्या होता है, बीज पत्र या प्रांकुर का निर्माण होता है जिससे क्या होता है, आपका तना या फिर पत्ती का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो होता है पौधे का विकास होता है द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। ठीक, तो युग्मनज में अभी ऐसे पढ़ लेते हैं, वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आपको समझाया। युग्मनज में क्या ऐसा होता है, अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं के निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की ओर उपस्थित होती है जिसे अग्र कोशिका कहते हैं, तो दूसरी कोशिका जो होती है बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होती है उसे हम आधारी कोशिका कहते हैं। अग्रस्थ कोशिका में उदरक विभाजन होता है तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। फिर अगले पेज पे हम लोग आ जाते हैं। तो अगले पेज पे क्या है,
फिर क्या होता है, अब अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। चित्र के माध्यम से जैसा मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर क्या होता है आपका कि जो आपकी आधारी कोशिका होती है उसमें 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात जो संपूर्ण कोशिका प्राप्त होती है उसे हम निलंबक कहते हैं। निलंबक की निचली कोशिका को चूस्कांक तथा ऊपरी कोशिका को स्फीतिका कहते हैं। अग्रस्थ कोशिका में जब 2 अनुप्रस्थ विभाजन हो जाते हैं तो प्राप्त कोशिकाओं में से इस स्फीतिका के जो पास होती है उस कोशिका को हम हाइपोबेसल कहते हैं और जो दूर होती है उसे हम कहते हैं एपीबेसल कहते हैं। हाइपोबेसल कोशिका से मूलांकर का निर्माण होता है, फिर मूलांकर से मूल या जड़ का निर्माण हो जाता है। एपीबेसल कोशिका से बीजपत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है, प्रांकुर से तना एवं पत्री का निर्माण हो जाता है, यानी पत्ती का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है और नया पौधा विकसित होता है। नोट वाली पॉइंट क्या है कि द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पौधों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीज पत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आप लोग का इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, बीज का निर्माण, फल का निर्माण। तो बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें इस प्रकार से आपका बीज का निर्माण होता है। जब द्वि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो बीजांड आपका होता है, संपूर्ण बीजांड, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो ये चीज़ है आपका, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ देख पा रहे हैं, इसे हम बीजांड कहते हैं। तो जो संपूर्ण बीजांड होता है वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। और बीजांड के जो दोनों आवरण पाए जाते हैं, जो आपका बाह्य अध्यावरण और जो अध्यावरण पाया जा रहा था, वो बीजावरण का निर्माण कर देते हैं, यानी बीज का आवरण बन जाते हैं, ठीक। फिर बीज पत्र या भ्रूणपोष में क्या होता है, भोजन संचित रहता है, इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती है और फिर क्या होता है, जो आपका भ्रूण सुप्ता अवस्था में चला जाता है और इस प्रकार बीजावरण से घिरी संरचना को हम लोग बीज कहते हैं। तो बीज का निर्माण आपका इस प्रकार से होता है। आपको इतना चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो फल का निर्माण दोस्तों आपका होता है जब फल क्या होता है, एक परिपक्व अंडाशय है। तो जो आपका अंडाशय होता है, ये चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे, बीजांड तो इसे कहते हैं, जो ब्लैक कलर का आपको देख पा रहे हैं, लेकिन जो अंडाकार की पूरी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, पूरा अंडाशय होता है आपका ये। तो अंडाशय क्या होता है, परिपक्व फल होता है। एक अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है तो फल का निर्माण कर लेता है। जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला वह बड़ा फल का निर्माण कर देता है, ठीक। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है, यानी कि जो अंडाशय की भित्ति होती है उससे फल भित्ति का निर्माण होता है, फल भित्ति जैसे कि छिलका, ठीक। फिर क्या होता है, जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसे हम इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप आम को देख पा रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सत्य फल का उदाहरण लिखिए तो आप आम लिख देंगे, ठीक। तो जो आपकी निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद उसमें निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। तो क्या परिवर्तन होते हैं, तो आपका बाह्य दलपुंज जो होता है अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधों के फलों में लगे रहते हैं। मतलब कुछ पौधों में ऐसा होता है कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं आपके अलग हो जाते हैं और कुछ पौधों में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे लगे रहते हैं। दलपुंज का जो होता है वो सूख कर निकल जाते हैं। पुमंग की बात करें तो पुमंग का काम क्या था, पुमंग का काम था परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचाना। तो वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद क्या होता है, इनका काम खत्म हो गया तो ये क्या होंगे, सूख करके नष्ट हो जाएंगे। फिर जायांग की बात करें तो स्त्रीकेसर के वर्तिका सूख जाते हैं, क्योंकि वर्तिकाग्र पर क्या होता है, आपके परागकण पहुँचे और वर्तिकाग्र से ही नलिका बनी और नलिका जाके आपके अंडाशय में मिल गई। तो अंडाशय यानी बीजाणु मिल गई, तो बीजाणु मिलने के बाद इनका भी काम खत्म हो जाएगा। तो वर्तिकाग्र व वर्तिका सूख जाएंगे और अंडाशय फल एवं बीजांड बीज के रूप में निर्माण कर देगा, ठीक। जो संपूर्ण बीजांड होगा वो बीज बन जाएगा और जो संपूर्ण अंडाशय होगा वो फल बन जाएगा। तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर आपके 2-3 टॉपिक बहुत ज़बरदस्त हैं। ये आपके शॉर्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आप अनिषेक जनन या फिर अनिषेक फलन बताइए, वो क्या होता है, परिभाषा क्या है उसकी। वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है, यानी कि वह ऐसी क्रिया जिसमें क्या होता है निषेचन नहीं होता, उसके बिना ही क्या होता है, जल का जो आपका फल होता है उसका विकास हो जाता है। अनिषेक जनन या फिर अनिषेक फलन कहलाता है। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं आप अंगूर और केला, इसमें क्या होता है, निषेचन के बिना ही फल का विकास हो जाता है। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि अंगूर में आपका जो बीज होता है नहीं पाया जाता और केले में भी बीज नहीं पाया जाता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपका अगला पॉइंट है असंग जनन। तो जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। अब वहाँ ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा था, अब यहाँ पर बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम असंग जनन कहते हैं। इनमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक। आलू और गन्ना में इस प्रकार का होता है, असंग जनन होता है, ठीक। फिर बहुभ्रूणता की बात करें, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है कि बहुभ्रूणता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज। तो क्या होता है, जब युग्मनज कई विभाजन करने के बाद क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो युग्मनज क्या होता है, कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। इसके फलस्वरूप अनेक बीजाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक।
तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो आपका युग्मनज होता है बहुत सारे विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप आपका बहुत सारे बीज बन जाते हैं आपके। तो बीज से इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप संतरा और नींबू को देख सकते हैं। संतरा में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीज पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो वो आपका बहुभ्रूणता का उदाहरण है। तो इसी के साथ में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता हुआ हर एक तरीके से अच्छे तरीके से। अगर आपने इसका नोट्स नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।